नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट। चलिए देखते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। बिहार में लगभग 60% आपराधिक मामले जमीन विवाद से जुड़े हैं। सरकार भी ऐसा ही मानती है। हर दिन जमीन विवाद को लेकर मारपीट की खबरें आती हैं। ताजा मामला वैशाली से है, जहां बिदुपुर के मथुरा चौक पर जमीन विवाद में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई। दोनों पक्षों के लोग एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार करते दिखे। इस झगड़े में पुरुषों के साथ महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घंटों तक मथुरा चौक रणभूमि में तब्दील रहा। लोग सड़क से आते जाते रहे। इस दौरान जमकर मारपीट होती रही। हालांकि सूचना मिलने के बाद बिदुपुर थाने की पुलिस पहुंची, लेकिन पुलिस के पहुंचते ही एक दूसरे की खून के प्यासे लोग भाग खड़े हुए। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने 5 साल बाद जनता दरबार शुरू किया है। 2 अगस्त को ये चौथा जनता दरबार था, जिसमें उन्होंने लोगों की फरियाद सुनी। जनता दरबार में अलग अलग जिलों से फरियादी अपनी जन समस्याएं लेकर पहुंचे और सीएम से मदद की गुहार लगाई। सीएम नीतीश ने सबकी बातें ध्यान से सुनी और समस्याओं के समाधान की कोशिश की। जनता दरबार में अपनी समस्याएं रखने के लिए लोगों को अपनी समस्याएं वेबसाइट पर अपलोड करनी थी, लेकिन जानकारी की कमी के कारण कई लोगों ने वेबसाइट पर अपनी समस्याएं अपलोड नहीं की और पटना पहुँच गए। इन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं था और इन लोगों को काफी परेशानी हुई। हम मेरा ही नहीं सर, यहाँ पे जितने भी लोग आए सबका वही समस्या है सर। एसपी के पास जाते हैं तो एसपी भी सर वही बोलता है, जबकि सर हम वीडियो भी दिखाएं जिसमें वो लोग मेरे साथ मारपीट कर रहा है। मुख्यमंत्री ने 5 साल बाद फिर जनता दरबार का सिलसिला आरंभ किया है। ये चौथा सप्ताह है जिसमें शिकायतों की भरमार लगी। इसके लिए पहले से ही फरियादियों का निबंधन किया जा रहा है। शेष जमीन हमारे सामने मैंने हम कहया गया लोग जरा देख लीजिए सुनिए जरा। जनता दरबार में सीएम की नाराजगी भी देखने को मिली। एक बार तो सीएम अधिकारियों पर आग बबूला नजर आए। लोक शिकायत निवारण कानून के तहत किए गए फैसले का क्रियान्वयन नहीं हुआ। कई फरियादियों ने इसकी शिकायत की, जिससे सीएम नाराज दिखे और अधिकारियों को बुलाकर एक लाइन में खड़ा कर दिया। सीएम इस बात से और भी खफा नजर आए कि समीक्षा बैठक में उन्हें लंबित मामलों की जानकारी नहीं दी गई और मामलों की जानकारी उन्हें जनता दरबार के जरिए मिल रही है। नहीं, खाली अंचल अधिकारी नहीं, कई जगह की बात आ गई, समझ गए ना। आप जब ऐसा देखिएगा ना, 5-7 इशू आया, अभी तक आ गया। अभी तो थोड़े ही लोगों से मिले हैं, इसी में आ गया। मैंने आप समझ लिया कि 1.25 घंटा के अंदर 5 आ गया, तो और लोग हैं तब और। बांका का लाइफलाइन कहा जाने वाला चांदन पुल करीब 1.5 साल पहले ही ध्वस्त हो चुका है। ऐसे में अचानक नदी में तेज धार के बहने से लोगों को खासा परेशानी हो रही है, पर फिर भी लोग हैं कि मानते नहीं। आसपास के लोग खतरों के खिलाड़ी बनकर टूटे पुल के फिसलन भरे रास्ते से गुजर रहे हैं। मजबूरी ये है कि इसमें अधिकांश दिहाड़ी मजदूर हैं, जो अगर खतरा मोल नहीं लेंगे तो भूखे मरने की स्थिति आ पड़ेगी। ग्रामीणों का कहना है कि नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। हम लोग मजदूर आदमी हैं, आने जाने में दिक्कत है। पुल ध्वस्त होने के कारण डाइवर्सन बनाया गया। डाइवर्सन वहाँ क्षतिग्रस्त पानी आने के कारण में पुल ध्वस्त हो गया और डाइवर्सन भी टूट गया। ये अभी इस पे कैसे आते हो तुम? इस पे काफी खतरा है। पानी में घुस के और पुल पे चढ़ के उछल कूद के आते हैं हम लोग। अच्छा, रोज आते हो? रोज बांका आते हैं। जहानाबाद के दरधा नदी की तेज धार में बह रहे एक युवक को जिला प्रशासन ने रेस्क्यू कर बचा लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि नहाने के दौरान युवक तेज नदी की धार में बहकर एक पेड़ पर फंस गया था। सूचना मिलते ही एसडीएम के नेतृत्व में पहुंची जिला प्रशासन की टीम ने 3 घंटे तक रेस्क्यू कर पेड़ पर फंसे युवक को सकुशल निकाल लिया।
इस दौरान रेस्क्यू अभियान को देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के लोग भी इकट्ठा हो गए। एसडीएम ने बताया कि इस रेस्क्यू अभियान में फायर सेफ्टी ऑफिसर ने बहादुरी का परिचय देते हुए नदी की तेज धारा और अंधेरा होने के बावजूद पेड़ पर फंसे युवक को बचाया। गलगना पुल के आसपास पानी में गिर के एक व्यक्ति पेड़ में अटका था। अरविंद मांझी नाम था उसका। सूचना मिलने के बाद स्थानीय जनता भी यहाँ पे काफ़ी लोग थे। एसडीपीओ साहब, काको थाना, सीओ जहानाबाद और अन्य अधिकारी लोग भी यहाँ पे थे। और रस्सी के मदद से सुबोध और विकास ने काफ़ी बहादुरी दिखाते हुए वो पानी में तैरते हुए गए और उसकी जान बचा के उसको यहाँ पे वापस लाए। हर साल की तरह इस बार भी बिहार बाढ़ की मार झेल रहा है। राज्य के कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी और सीमांचल के कई जिले बाढ़ की पानी की चपेट में हैं। पानी की तेज धार खेत खलिहान को पार कर घरों में दस्तक दे चुकी है। वैशाली में भी बाढ़ का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। बाया नदी का बांध टूट जाने से कई गांव में पानी घुसना शुरू हो गया है। पहले भगवानपुर प्रखंड के गोढ़िया चमन में स्विच गेट के पास बांध टूट गया। बाया नदी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। इस इलाके के तकरीबन 10,000 घर पानी में डूब गए हैं। साथ ही सैकड़ों एकड़ में लगी फसल भी डूब गई है। पानी की वजह से लोगों को सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करना पड़ा है। सरकार की तरफ से कोई नहीं आया है। सब पन्नी कुन्नी सब अपने से अपने कहते तो सरकार का। वैशाली में अगर इसी तरह के हालात रहे तो अगले कुछ समय में और कई नए इलाके पानी में डूब चुके होंगे। बाढ़ से परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। दरभंगा की बात करें तो यहाँ पर बाढ़ से हालात दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। कुशेश्वर स्थान बाढ़ से पूरी तरह से प्रभावित है। खेत में पानी है, घर तक को पानी ने अपनी जद में ले लिया है। बाढ़ के पानी में ग्रामीण इलाकों का क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। कुशेश्वर स्थान के लोगों के मुताबिक हर साल यही कहानी होती है। इस साल भी बीते कई दिनों से कुशेश्वर स्थान का पूरा इलाका पानी में जलमग्न है। लोग जान जोखिम में डालकर नाव के सहारे एक तरह से लोगों की तरह अपना घर बना के रहता है और बहुत सारे लोगों का घर गिरता है। लोग का जाना आना हर जगह बाधित हो जाता है। आपको बताते चले कि कुशेश्वर स्थान का इलाका लंबे समय तक बाढ़ की मार झेलता है। ऐसे में यहाँ के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र साधन है। नालंदा के हिलसा में लोकाइन नदी की तटबंध टूटने के कारण महेशपुर गांव में पानी घुस गया है, जिससे लोगों को खासा परेशानी हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह घर तालाब में तब्दील हो गया है। वहीं कई घरों में मिट्टी की बनी कोठी भी ध्वस्त होने से अनाज की भी बर्बादी हुई है। गांव में अचानक बाढ़ का पानी घुसने से घर मालिक काफी परेशान है। गांव के लोग विस्थापित होने को मजबूर हैं। अभी हम मौजूद है नालंदा जिले के हिलसा प्रखंड क्षेत्र के महेशपुर बिघा गांव में, जहां आप देख सकते हैं किस तरह से जो लोकाइन नदी का जो पानी है वो घरों में प्रवेश कर गई है। और ये इसका जो लोकाइन नदी है उसमें 3 कटाव हो गई थी, तटबंध टूट गई थी, जिसका नतीजा है कि अचानक इन गाँव में महेशपुर गाँव में पानी घुस गई, जिसका है कारण कि आज जो घरों में पानी भर गई है और तब्दील हो गया। देख सकते हैं किस तरह से गृहस्वामी अचानक अपने सामानों को बचाने के लिए चौकी पर ये रखे हैं। फारबिसगंज अनुमंडल के नेपाल बॉर्डर पर सोनापुर चकोरवा में बूढ़ी नदी पर बने पुल के अप्रोच पथ में तेजी से रेन कटिंग हो रहा है, जिसके कारण पुल के स्लैब के टूटने का भी खतरा बढ़ गया है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की लागत से इस पुल का निर्माण इंडो नेपाल बॉर्डर रोड पर किया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ कई बार हादसा भी हो चुका है। वहीं नेपाल बॉर्डर के चकोरवा गाँव के ग्रामीणों ने जल्द से जल्द इसके मरम्मत की मांग की है। भारत नेपाल सीमा का यह जो सोनापुर गांव है, बूढ़ी पुल कहा जाता है। रेन कटिंग की वजह से इसका अप्रोच जो है काफ़ी टूट गया है, जिससे कभी भी यहां पर कोई हादसा होने की संभावना है। विभाग की उदासीनता की वजह से स्थानीय ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश है। सतीश कुमार, न्यूज़ 18 भारत नेपाल सीमा, सोनापुर, अररिया। उत्तर बिहार में बाढ़ का पानी लोगों के लिए परेशानी बना हुआ है। कई जिलों के लोग बाढ़ से त्राही मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ किशनगंज के बहादुरगंज में छलका बांध पर बह रहा पानी लोगों को लुभा रहा है। बहादुरगंज के बांसबाड़ी में छलका बांध लोगों के लिए मनोरंजन का केंद्र बना हुआ है।
बड़ी संख्या में दूर दूर से आए लोग यहाँ पानी में वाटरफॉल का आनंद ले रहे हैं। बांध का निर्माण 10 साल पहले खेती की सिंचाई के लिए किया गया था, लेकिन लोगों को ये बांध वाटरफॉल का फील दे रहा है। जल्द ही यहाँ की खूबसूरती सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और दूर दूर से लोग छल छल कर पानी का मजा लेने के लिए यहाँ पहुँच गए। क्या है कि फेसबुक में ये काफ़ी वायरल हो रहा था, इसीलिए आज हम लोग प्रोग्राम बना करके यह देखने के लिए आए कि इसमें हम लोग कहाँ तक क्या कर सकते हैं। स्थानीय लोगों ने इस स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की मांग की है ताकि लोगों को बुनियादी सुविधाएं मिल सके। टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए खगड़िया के बाढ़ग्रस्त इलाके में स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन ने 100% टीकाकरण के लिए टीका वाली नाव को रवाना किया। डीएम आलोक रंजन घोष ने इस नाव को हरी झंडी दिखाई। कोरोना के टीके के साथ साथ इस नाव पर प्राथमिक उपचार के लिए सभी किट रखे हुए हैं। नौका को सुसज्जित तरीके से बनाया गया है। इसके साथ ही नौका पर सभी स्वास्थ्य कर्मियों को लाइफ जैकेट भी दिया गया है। डीएम ने बताया कि कई जगह सिर्फ नाव से ही पहुंचा जा सकता है, ऐसे में इस नाव से काफी मदद मिलेगी। ये नौका एम्बुलेंस का भी काम करेगी और आवश्यकता पड़ने पर मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने में भी सहायता करेगी। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या एक बार फिर से रफ्तार पकड़ने लगी है। ऐसे में प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर दिख रही है। इसके साथ ही बिहार में बाढ़ का भी कहर जारी है। इस दोहरी आपदा से लड़ने के लिए जिला प्रशासन तैयारियों में जुटा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कुछ साल पहले ये पहल की, जिसमें जमीन से जुड़ी सभी प्रकार की समस्या के समाधान और दस्तावेज की प्रतिलिपि की कोशिश की गई। इसके लिए एकल विंडो सिस्टम तैयार किया गया, लेकिन राजधानी पटना समेत समूचे बिहार में ऑनलाइन दाखिल खारिज प्रक्रिया फेल होती दिख रही है। 22 दिन में दाखिल खारिज का दावा किया जा रहा है, लेकिन पटना के 23 अंचलों में कई अंचल ऐसे हैं जहां 4 साल पुराने मामले भी पेंडिंग चल रहे हैं और लोग परेशान हैं। लोग बार बार दफ्तरों का चक्कर लगाकर थक जा रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लोगों का दावा है कि सरकारी बाबू अड़ंगा डालकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। सर, पिछला 3 महीना से मैं दाखिल खारिज के लिए यहाँ घूम रहा हूँ सर, और मेरे आवेदन को हर बार ऑब्जेक्ट कर दिया जाता है और कुछ डॉक्यूमेंट मुझसे मांगा जाता है। मेरे द्वारा डॉक्यूमेंट अवेलेबल कराने पर भी इसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया जा रहा है। केवल पटना सदर अंचल की बात कर ले तो यहाँ दाखिल खारिज के 9035 मामले पेंडिंग है और अंचलों का भी हाल काफी बुरा है। जमुई में गीला कचरा से जैविक खाद बनाने का निश्चय 2 वर्षों में आधा अधूरा सिर्फ कंपोस्ट पिट निर्माण तक ही पहुंच सका है। 10 अर्धनिर्मित पिट के ऊपर अभी तक चाला भी नहीं लगाया गया है। जिस पिट के ऊपर चाला लगाया गया है उसके सामने जंगल एवं झाड़ी है। वर्तमान में त्रिपुरारी घाट के समीप गड्ढे में नगर परिषद द्वारा कचरा डंप किया जाता है। कचरा को डंप यार्ड की जगह खुले जमीन पर फेंका जा रहा है। हवा के साथ कचरे से उड़ते कागज, पॉलीथिन, कपड़े के टुकड़े बताने के लिए काफी है कि यहाँ कचरा प्रबंधन के मानक की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। न ही ठोस और गीला कचरा को अलग किया जाता है और न ही गीला कचरा से जैविक खाद बनाने की कवायद की जाती है। मैं इस पे प्रयास भी कर रहा हूँ जो फिर से सफाई का नए सिरे से निविदा निकाल करके वैसी ही एजेंसियों को यह जिम्मा दूं। कचरा डंपिंग यार्ड में लाखों रुपए खर्च कर कंपोस्ट पिट बनाए गए, जिसमें कई आज भी अधूरे हैं। लाखों रुपए के सामान की खरीदारी हुई, लेकिन गीले कचरे से जैविक खाद अब तक नहीं बन सका। सीतामढ़ी में कोरोना वैक्सीनेशन कैंप के दौरान जिला प्रशासन की लापरवाही दिखी। वैक्सीनेशन सेंटर पर कोविड गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सेंटर के बाहर लोगों की खचाखच भीड़ नजर आ रही है। लोगों ने तो मास्क पहनना भी जरूरी नहीं समझा। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों की ये लापरवाही कोरोना की तीसरी लहर को खुलेआम न्योता दे रही है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिले में अब तक 6,18,000 से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। पहली बार यहाँ लगा जी? नहीं, ये लेके चौथी बार हुई, लेकिन पहले आती थी 50 वैक्सीन, 40 वैक्सीन, तो जो आती है गाँव संख्या ज्यादा है, नरौली पंचायत का 7-8 गाँव का संख्या है, तो इसमें तो उस हिसाब से आएगी वैक्सीन तब न होगी। अब लोग जागरूक हुए हैं कि हमको वैक्सीन लेना चाहिए। पहले डरते थे लोग, सरकार जागरूक किए हैं जागरूक, लेकिन उसके अनुकूल यहाँ वैक्सीन होना चाहिए। जैसे अभी 500 वैक्सीन भी आती तो यहाँ कम पड़ता, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था है।
गया के छात्र अमन नागसेन की चीन में संदेहास्पद मौत का मामला तूल पकड़ने लगा है। अमन के पार्थिव शरीर को गया लाए जाने की मांग को लेकर मृतक के परिजनों के साथ सैकड़ों लोगों ने मृतक के आवास से लेकर गया समाहरणालय तक कैंडल मार्च निकाला। आक्रोशित लोगों ने अमन के पार्थिव शरीर को तुरंत भारत लाए जाने की मांग की। अमन नागसेन बीजेपी नेता किशोर पासवान के बड़े भाई उदय पासवान के इकलौते पुत्र थे, जो चीन के तियानजिन यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल बिजनेस स्टडी की पढ़ाई करते थे और यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहते थे। शुक्रवार को परिजनों को फोन पर सूचना मिली कि अमन नागसेन की मौत हो गई है। हालांकि मौत के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। भारत सरकार से यही मांग करती हूँ कि मेरा भाई का पार्थिव शरीर वो वापस कर लेकर आ जाए और कुछ अभी तक कोई सूचना नहीं है, कोई सूचना नहीं मिली है। बस एक ही सूचना आई थी कि आपके बेटे का डेथ हो गया, बाकी उसकी तरफ से कोई न्यूज नहीं आया। जैसे बूंद बूंद मिलकर तालाब भरता है, वैसे ही हाथ से हाथ मिलाकर समाज बढ़ता है। बिहार के बेटे अयांश को बचाने के लिए भी समाज के लोग हाथ से हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। पटना के मीठापुर की नन्ही शिवन्या और नन्हे तेजस्वी ने भी अयांश की मदद के लिए अपना गुल्लक तोड़ दिया। महज 10 महीने की ही उम्र में अयांश उस खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है जो एक एक कर हर अंग को नाकाम कर देता है और एक दिन ऐसा भी आता है जब सांस थम जाती है। लेकिन अमेरिका में बनने वाला एक चमत्कारी इंजेक्शन से बीमारी का जड़ से खात्मा हो सकता है, जिसकी कीमत है 16 करोड़ रुपए। ऐसे में न्यूज़ 18 की पहल पर क्राउड फंडिंग के जरिए पैसे जुटाए जा रहे हैं। कि अयांश की तबीयत बहुत खराब है, इसीलिए उसे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। इस गुल्लक में बहुत सारे पैसे हैं और मुझे ये अयांश को देना है। जिस तरह से लोग आगे बढ़कर योगदान दे रहे हैं, उससे उम्मीद जगी है कि अयांश जल्द ही स्वस्थ होकर खिलखिलाएगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ। कपड़े में जी रहे हैं। बाढ़ समाप्ति की घोषणा के बाद सभी सामुदायिक किचन बंद हो चुके हैं, जिससे सड़क पर रह रहे इन लोगों को 2 जून की रोटी नहीं मिल पा रही है। पॉलिथीन के तंबू में चूल्हा नहीं है। लोग ईंट जोड़कर जैसे तैसे 2 रोटी पकाकर गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ का पानी भले ही चला गया हो, लेकिन अपने पीछे कभी न भूलने वाला मंजर छोड़ गया है। धनबाद जिला सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद की मौत मामले में गिरफ्तार ऑटो चालक सहित 2 आरोपियों को कल रात सीजेएम के सामने पेश किया गया। दोनों आरोपियों को 24 घंटे से अधिक समय बाद गिरिडीह से गिरफ्तार किया गया है। सीजेएम से पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मांगी, जिसे स्वीकार करते हुए सीजेएम ने दोनों को 5 दिन की रिमांड पर भेज दिया। इधर ये भी जानकारी आ रही है कि रंजय की हत्या मामले में जज उत्तम आनंद सुनवाई कर रहे थे और बीते दिनों सुनवाई के दौरान उन्होंने आरोपी अमन सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। आपको बता दें कि अमन सिंह पर रंजय सिंह की हत्या का आरोप है। अमन सिंह अभी झारखंड, बिहार में अपहरण और फिरौती का पर्याय बन चुका है, जिसकी जमानत याचिका खारिज होने के चंद दिनों बाद हुई इस घटना से शक की सुई अमन सिंह एंड गैंग की ओर मुड़ गई है। वहीं दिवंगत जज उत्तम आनंद के पिता ने भी साजिश के तहत बेटे की हत्या का आरोप लगाया है। कटिहार में मेयर शिवराज पासवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। अज्ञात अपराधियों ने नगर थाना क्षेत्र के संतोषी मंदिर चौक के पास इस घटना को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि मेयर शिवराज पासवान अपने घर ड्राइवर टोला से मोटरसाइकिल से संतोषी मंदिर जा रहे थे। इस दौरान उन्होंने अपने अंगरक्षक को साथ नहीं लिया था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान अज्ञात अपराधियों ने उनके सीने में ताबड़तोड़ 3 गोलियां दागी। तुरंत उन्हें कटिहार मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। हाल के दिनों में उनका सियासी ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा था। एलजेपी नेता चिराग पासवान कटिहार में आशीर्वाद यात्रा के दौरान शिवराज पासवान से उनके आवास पर जाकर निजी तौर पर मिले थे। हत्या के पीछे क्या वजह रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। वहीं पुलिस ने पास के रेलवे ट्रैक से 2 पिस्टल बरामद किया है, साथ ही कारतूस और 4 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। आशंका जताई जा रही है कि इसी पिस्टल से घटना को अंजाम दिया गया है। मुंगेर में हथियार लहराने का वीडियो वायरल हो रहा है। मामला कासिम बाजार थाना क्षेत्र के चुआबाग का है,
जहां कुछ लोग हथियारों का प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि दबंगों के डर से कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन वीडियो में जिस तरह एक गली में हथियारों का प्रदर्शन हो रहा है वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल व्याप्त है। वीडियो 3-4 दिन पहले का है। वीडियो में दर्जन भर लोग एक गली में दिखाई दे रहे हैं जो गाली गलौज कर रहे हैं। जो लोग वहां पहुंचे थे उनमें 3 लोगों के पास हथियार थे। आखिर हथियार लेकर ये लोग क्यों पहुंचे थे, इस संबंध में वहां के लोगों ने चुप्पी साध रखी है। कोई कहता है कि वे लोग दबंग हैं और जमीन विवाद में यहाँ आए थे। खुलेआम हथियारों के प्रदर्शन मामले में एसपी ने बताया कि वीडियो उन्हें भी मिला है और सदर एसडीपीओ को मामले की जांच करने को कहा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। इस वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। शुरू कर दें। बेगूसराय के बखरी में देर रात चोरी के शक में एक युवक को बेरहमी से पीटा गया है। बताया जा रहा है कि इलाके के घरों में चोरी की नीयत से घुसने की कोशिश के दौरान स्थानियों ने आरोपी को धर दबोचा, जिसके बाद हल्ला मचाते हुए आसपास के लोगों को भी इकट्ठा कर लिया गया। फिर तो गुस्साई भीड़ ने न दाएं देखा न बाएं और लात घूसों की बौछार कर डाली। आरोपी के हाथों को कुर्सी में बांधकर लोग घंटों अपना हाथ साफ करते रह गए। इसी बीच किसी ने घटना की ये वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि इस संबंध में अब तक किसी ने भी लिखित शिकायत दर्ज नहीं की है, जिस वजह से युवक को फिलहाल छोड़ दिया गया है। पेट सभा हर रोग दफा।